ओके, सो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ना है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये बहुत बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जब आपको ये पता होता है तो आपको बाकी चीजें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों का यूज करके रिएक्शंस पढ़ी जाती है। ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टॉटोमेरिज्म। आपको एक क्वेश्चन आता है या आ सकता है, 2022 के पेपर में आया था, टॉटोमर्स ड्रॉ करने। तो वी विल सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एसिड एंड बेसिस। तो तीन कंसेप्ट थे, मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने पेपर सॉल्व किया था। तो तीन कंसेप्ट में आपको पढ़ने हैं अरीनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट कि अरीनियस ने क्या बोला था। सो अरीनियस ने बोला था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि आयनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो भी होगा वो एसिड होगा। अगर एक्वस सॉल्यूशन में OH आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो बेस होगा। सो एग्जाम्पल लाइक HCl इज एन एसिड, क्योंकि ये H प्लस प्रोड्यूस करेगा जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे या वाटर में डिसॉल्व करोगे। NaOH इज अ बेस, व्हाई? क्योंकि ये OH आयन क्या करेगा, आपको रिलीज करेगा। So this is a base. Now the strength of acid and bases is related to the degree of dissociation. Okay. Now HCl, HI and HBr, H2SO4, HNO3 strong acids क्यों है? क्योंकि they dissociate completely and the molecule or the compound is dissociates completely into the ions. It forms as strong acid or the strong base. So these are strong acid, HCl, HBr, H2SO4. Okay. क्योंकि ये completely क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑल्सो विल डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितने ज्यादा आयंस आपके बन रहे हैं मतलब उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, तो दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। नाउ दूसरी थ्योरी थी किसकी? यस, ब्रॉन्स्टेड, अरीनियस की थ्योरी समझ आई? यस मैम। यस। नाउ अनदर थ्योरी जो थी ब्रॉन्स्टेड की थी एंड द लाउरी इन 1923। ये थ्योरी कब आई थी? ये आई थी 1884 में। उसके बाद ये 90s में आई। सो ब्रॉन्स्टेड लाउरी के अप्रोच के अकॉर्डिंग एसिड वो था जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो था जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। सो प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। ठीक है, नाउ सिंस अंडर ऑर्डिनरी रिएक्शन कंडीशंस अ फ्री प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इट विल बी अनस्टेबल। सो व्हाट हैपेंस? a base must be present to accept the proton from the acid. So इसीलिए आपका ब्रॉन्स्टेड लाउरी में मैं हमेशा कहती थी ना, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो ये इसीलिए होता है, अब आपको समझ आएगा, क्योंकि फ्री प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इट इज अनस्टेबल इन नेचर एंड दैट इज व्हाई ऑलवेज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इन द बेस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये ब्रॉन्स्टेड क्या है, आपका एसिड है। इसने अपना H प्लस डोनेट किया तो एक्सेप्ट किसने किया? लाइक दिस इज व्हाट, कॉन्जुगेट पेयर, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। तो इसने तो डोनेट कर दिया, अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई ना कोई प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, वाटर यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था, तो वाटर ने अपना क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट करके H3O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? सो एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। सो अगर आप कॉन्जुगेट एसिड बेस के टर्म्स में डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है कॉन्जुगेट एसिड, है ना, और जो जिसमें प्रोटॉन नहीं होता वो होता है कॉन्जुगेट बेस। तो इट इज बेटर टू रिमेम्बर थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पेरेंट एसिड कि एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनर है ब्रॉन्स्टेड लाउरी के अकॉर्डिंग, और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना। तो बेस का क्या होगा, अब ये बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एक H, तो ये क्या हो जाएगा, H3O में बनेगा ना, एक H एक्स्ट्रा आ जाएगा।
तो जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, ये सिंस ये बेस था तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। यस, समझ आ रही है बात, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी या ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So ethanoic acid is an acid because it donates a proton to what? To water, which is a base. क्यों? क्योंकि it accepts a what? Proton. Now अभी भी हम इस थ्योरी को मानते हैं और हम जब भी बेसिसिटी या एसिडिटी की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं ना, मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ कि बेसिसिटी क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यही बोलती हूँ ना। और एसिडिटी क्या है? टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। सो ब्रॉन्स्टेड लाउरी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था, अच्छा कंसेप्ट था जो आज भी रिलेवेंट है नाउ, ठीक है। सिमिलरली इथेनोएट आयन, जब ओएट है मींस नेगेटिव वाला चार्ज है इसलिए ओएट है। सो इथेनोइक एसिड आपका इथेनोएट आयन में बना विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन ऑफ कोर्स। सो दिस इज फंक्शंस एज अ व्हाट? बेस। अब इसने प्रोटॉन को क्या किया है? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू बिकम अगेन इथेनोइक एसिड। अब ये फिर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये बेस है। और ये क्या कर सकता है? अगेन H प्लस डोनेट करके वाटर में बन सकता है, इसलिए ये एसिड है ना? समझ रहे हो? क्योंकि एसिड क्या होता है? डोनेट करता है ना H प्लस, है ना? तो अगर इसने अपना एक H डोनेट कर दिया तो ये एसिड के तरह बिहेव करेगा ना, इसलिए इट इज अ व्हाट? भले इसके नाम के आगे कॉन्जुगेट है बट एसिड भी तो है नाम के बाद। अब भले इसके आगे क्या है? कॉन्जुगेट है बट बेस है। बेस है मतलब अगर ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो वापस से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना? Yes, ma'am. यस। Yes. तो इसको आपको दोनों तरीके से देखना है और दोनों तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है क्योंकि ये कंसेप्ट्स आते हैं, ठीक है। नाउ ये पूरा वही एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। व्हाई? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो वाटर आपका बेस की तरह एक्ट कर रहा है ना? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। आपका यहाँ पे वाटर एसिड की तरह यूज बिहेव कर रहा है जब मिथिलामीन की रिएक्शन हो रही है। तो एसिड की तरह कर रहा है मतलब अपना H प्लस आयन डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सो वाटर कैन एक्ट एज बोथ। सो यू हैव टू रिमेम्बर एनी ऑफ द रिएक्शन जहाँ पे आपका वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये चीज आपको आ सकती है क्वेश्चन में कि हाउ वाटर बिहेव्स एज एसिड एंड बेस बोथ। सो एसिड की तरह कैसे बिहेव कर रहा है? बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू यील्ड OH आयन, दैट इज दिस। It can also act as a base by accepting a proton to yield hydronium ion, ठीक है ना? Which is a conjugate acid. So we have illustrated the example of what? Bronsted acid and Bronsted bases या Bronsted-Lowry concept. The scope of Bronsted-Lowry definition is not limited to aqueous solution, जो कि Arrhenius की definition में Arrhenius ने बोला था जब हम aqueous solution में dissolve करेंगे तब जो H देता है वो एसिड और जो OH देता है वो बेस। बट ब्रॉन्स्टेड लाउरी का कंसेप्ट एक्वस सोल्यूशन तक बस लिमिटेड नहीं था, ये एक एडवांटेज है कंपेयर टू द अरीनियस कंसेप्ट, ठीक है ना? सो एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज जनरल, मोर जनरल एंड इट अप्लाइज टू एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी कोई भी सॉल्वेंट हो, चाहे वाटर हो चाहे कोई भी अदर सॉल्वेंट हो, आपका ब्रॉन्स्टेड लाउरी का कंसेप्ट तो अप्लाई होता ही है। तो दिस इज, इफ दिस इज बेस, बेस का एसिड बनता है। इफ दिस इज एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द जनरल फॉर्म ऑफ एसिड बेस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, अगर ये एसिड है ये बेस है, सो एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना? नाउ लेविस कंसेप्ट आया। सो लेविस कंसेप्ट में क्या हुआ कि एसिड थ्योरी को और ज्यादा ब्रॉडन किया। लेविस कंसेप्ट जो 1938 में आया था, ये 1934 में आया था, आई गेस 1923 में, ठीक है। नाउ दिस कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट मींस उससे जुड़ा हुआ,
दिस इज द जॉइंड टुगेदर। H जब आपका आया तो वो पहले तो क्या था, H2O बस था, है ना। जब H आ गया तो ये उससे जुड़ गया ना, तो एक कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बना। ठीक है, सो कॉन्जुगेट मीन्स होता है साथ में। नाउ लेविस कंसेप्ट आया। लेविस कंसेप्ट आया आपका 1938 में। उन्होंने लोन पेयर के बेस पे बात की। सो बेस क्या था, लोन पेयर डोनर था। एसिड क्या था, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था। सो H plus is a Lewis acid, क्यों? Because it accepts a what? It accepts lone pair of electron. So H plus आपका क्या है? It acts as a Lewis acid because it can accept what? Lone pair electron. Now a proton is only one large number of species that may act as Lewis acid. So electron deficient compounds जिसमें positive charge होता है, they are Lewis acid. सो एग्जाम्पल्स है लेविस एसिड की या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के या स्पीशीज के। यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट लेविस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन रिच, लेविस एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So LCl3, BF3, BCl3, ZnCl2, these are what? Lewis acids. Okay. Now electron deficient atoms in these species accept electrons और ये अपनी वैलेंस शेल ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ क्या होता है लेविस बेस? क्या होता है लेविस बेस? वो है जो कि डोनेट करता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फॉर एग्जांपल CH3OCH3 दैट इज, ये ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन। तो अगर ये ईथर है, इसके लोन पेयर्स है ना ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या कर रहा है BCl3। नाउ BCl3 क्या है? BCl3 आपका इट इज अ टाइप ऑफ लेविस एसिड। इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अब लोन पेयर डोनेट करने के बाद क्या हो रहा है, आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स, बट हियर सिंस इट इज डोनेटिंग सो इट इज अ लेविस बेस, सिंस इट इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर सो इट इज अ लेविस एसिड। समझ आ रही है बात? समझ आ रही Yes, है? ma'am. यस। सो मैम आप, यस सविता। मैम वो प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाता है, तो ये अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डोनर है, तो वो बेस कहलाता है। हाँ, देखो प्रोटॉन का यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तीनों कंसेप्ट में अलग अलग चीजों को लेके एक्सप्लेन किया। अरीनियस ने H और OH के बेस पे किया, ब्रॉन्स्टेड ने H प्लस के बेस पे किया एसिड बेस को, लेविस ने लोन पेयर के बेस पे किया। तो लोन पेयर के बेस पे किया तो जो लोन पेयर आपका डोनेट कर सकता है, तो डोनेट तो वही करेगा जिसके पास कोई चीज होगी, है ना। आपके Yes. पास कोई एक एक्स्ट्रा चीज है तो आप सोच सकते हो ना कि मैं अपनी फ्रेंड को दे दूं, है ना। अब आपके पास नहीं है तो आप सोचोगे क्या? आप तो ये चाहोगे कि मुझे कहीं से मिल जाए, है ना। Yes. तो जो एक्सेप्ट करेगा दैट इज व्हाट लेविस एसिड, और जो डोनेट करेगा तो डोनेट करेगा वो लेविस बेस। तो बेस Yes. के पास क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होना चाहिए कि वो डोनेट कर दे तो भी वो खुश रहे डोनेट करने के बाद भी। ठीक है, Okay, मैम। यस। नाउ bases in both the concepts Lewis and Bronsted Lowry, बेसिस की डेफिनेशन दोनों कंसेप्ट में सेम थी कि ब्रॉन्स्टेड और लाउरी का बेस क्या था, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर या H प्लस को आपका एक्सेप्ट कर सकता था, है ना। अब H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता था, तो यहाँ पे भी क्या है आपका बेस वही है जो एक्सेप्ट कर सके। H प्लस की बात करें, ठीक है ना। नाउ द सब्सटेंस सेम थिंग, ये खत्म होता है यहाँ पे तीनों के कंसेप्ट्स। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ मतलब कोई एसिड कितना एसिडिक होगा, कोई बेस कितना बेसिक होगा, ठीक है। सो it is not possible to determine the strength of acid or the base in absolute terms. They are expressed in relative terms, means in relation with somewhat. आप अकेले किसी चीज को लोगे, वाटर को बस बोला तो इसकी स्ट्रेंथ बोल दी कितनी है,
तो आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको किसी ना किसी चीज से कंपेयर करना पड़ेगा उसको. ओके, then only you can tell the strength and compare them and come at a conclusion. So the relative strength of what acids are determined by the extent to which they transfer a proton to a base. हम एसिड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे. एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी? द एक्सटेंट, कितना ये H प्लस को डोनेट कर सकता है या दे सकता है बेस को. ठीक है. So the standard base which is commonly used for such comparison is water, and hence for an acid, this is an acid Ha, the proton transfer can be represented by this equation. So Ha acid है, तो ये क्या करेगा? अपना H plus क्या करेगा? डोनेट करेगा. अब H plus अपना डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा? A नेगेटिव बचेगा एंड आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया. ठीक है. अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज व्हाट रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स. ठीक है. नाउ दिस ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट द मोलर कंसेंट्रेशन. So now for dilute solutions, dilute solution मतलब water का add किया. So concentration of water becomes large, so you avoid the water at what reactant level. So will आप क्या इसको अगर आपने क्या किया, concentration of water बहुत ज्यादा है तो आपने जो reactant में water involved था उसका concentration यहाँ पे हटा दिया है ना. अब हटा दिया तो आपका क्या बन गया? equilibrium constant. हटा दिया इन द सेंस कि आपने उसको बहुत ही कम मतलब यहाँ ट्रांसफर कर दिया, देन इसको आप यूनिटी मान लोगे. सो व्हाट विल हैपन कि वो कांस्टेंट हो जाता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि जब कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है या बहुत कम क्वांटिटी में होती है, दो चीजें हैं, तो आप क्या करते हो? उसको नेग्लेक्ट करते हो. सो अगर ऐसी कंडीशन आती है, so the above expression क्या हो जाएगा? above expression can be rewritten as what? वाटर को आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया वाटर मॉलिक्यूल को, तो एक्सप्रेशन ये बना. now it will be replaced by Ka and that will be known as acidity constant. Ka is the acidity constant, and when you will dissolve an acid in solvent, H plus आपका रिलीज होगा, कहाँ जाएगा? सॉल्वेंट में. और जो A था वो A नेगेटिव तो है ही, A नेगेटिव बचेगा. अब आप इसका Ka that is acidity constant लिखोगे तो कैसे लिखोगे? H plus solvent, A negative and what? Ha here. So the acidity constant of different acids have magnitudes ranging from 10 to the power 14 to 50. Sorry. So pKa या Ka वैल्यू जो होती है आपकी वो यहाँ दी हुई है. एसिडिटी कांस्टेंट जो होता है आपका, जो Ka है, उसकी वैल्यू 10 टू द पावर 14 से 50 तक वेरी करती है. नाउ लेट्स सी, ये pKa वैल्यू का फॉर्मूला है कि pKa इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka. ठीक है. नाउ सी, H2SO4 की pKa वैल्यू है -9, HCl की -7. ठीक है. माइनस ये सारी देखो आप वेरी कर रही है, यहाँ आते आते आपकी वैल्यू 50 या 49 तक पहुंच गई. नाउ दिस शोज व्हाट कि for strong acid such as H2SO4, the proton transfer to the base, that is water, is almost complete and equilibrium lies towards the right. Thus, stronger acids have larger pKa values. जैसे H2SO4 की वैल्यू इससे अगर हम देखें तो ज्यादा है, क्योंकि H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो आपका H plus 2 और SO4 2 नेगेटिव बनेगा. सिंस 2 H plus आयन बन रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड पे शिफ्ट होता है. ओके. एंड व्हाट विल हैपन, आप जब pKa वैल्यू की बात करोगे, सो द स्ट्रॉन्गर द एसिड द स्मॉलर द pKa वैल्यू. Now this table, which the 3.1 table, what it shows? It shows the sulfonic acid and the carboxylic acid.
are much more acidic as compared to phenol and alcohol. सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ गया, चलो देखते हैं. दिस इज, ये तो बेंजीन सल्फोनिक है. सल्फोनिक एसिड एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ ये कंसिडर कर सकते हो, बट दिस इज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, this is a carboxylic acid. So they said what, कि sulfonic acids and carboxylic acids are much more acidic than phenols and alcohols. This is again a phenol, but this is nitrophenol. And so just remember कि जितनी ज्यादा आपकी स्मॉल pK वैल्यू की वैल्यू कम होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ठीक है. सो यहाँ पर देखो आप, HCl, H2SO4, इन सब की वैल्यूज माइनस में है. दिस शोज कि इनकी एसिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू जितना ज्यादा आप नीचे आते जाओगे. ओके. CH4 बहुत ही कम है कि एसिड की तरह बिहेव करे. सो पीके वैल्यू क्यों, इसकी पीके वैल्यू बहुत ही ज्यादा है. ठीक है ना. सो यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट, कि pKa वैल्यू जितनी कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड. Now remember that conjugate base of a strong acid will be a weak base. Strong acid है, मान लो HCl है, ये acid है, इसने H plus रिलीज किया, HCl बना. So conjugate base of strong acid will be a weak base and the conjugate base of a weak acid will be a strong acid. ये एक जनरलाइज टर्म है कि जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ज्यादा वीक होगा. एंड सिमिलरली ऑपोजिट. नाउ pKa वैल्यूज फॉर प्रोटिक एसिड और द ब्रोंस्टेड एसिड ओनली, ये सारी चीजें आपकी दी हुई हैं. ये कंपैरिजन दिया है कि Lewis acid is not feasible because relative acidities of Lewis acids is not feasible because in these acids it is not possible to have standard base as a reference. So इसीलिए लेविस एसिड की आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो या feasible नहीं होती है एसिडिटी की वैल्यूज निकाल पाना, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम कंपेयर कर ले रहे हैं ना दो चीजों के बीच में, वहाँ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है. सो एक अप्रोक्सीमेट ऑर्डर आपका लेविस एसिड्स का यहाँ दिया हुआ है ना, क्योंकि सब जगह Cl है, तो कंपेयर करना इज व्हाट डिफिकल्ट. सो दिस BF3 AlCl3 जितना, अब जैसे लेविस एसिड है, कितना ज्यादा लेविस एसिड स्ट्रॉन्ग होगा ये कैसे पता चलेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कितना होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम आपसे जुड़ा इससे जुड़ा होगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. तो जो सामने वाला सेंट्रल एटम है उसको पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. ठीक है. सो pKa values can be used to predict the feasibility of acid-base equilibrium or the reaction. In general, acid transfer proton करता है to the base of any acid that is below the pKa. So also the larger the difference between pKa values of acid and the conjugate base, the more favorable will be the proton transfer. So जितना ज्यादा आपका difference होगा values में acid की and conjugate base की pKa values में, more difference, more will be the tendency to transfer what, proton. Okay, so this is all. आज हम यहाँ तक खत्म करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से कल से. ठीक है. एंड रात को अपन क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, है ना. आज कोशिश करेंगे कि वो हमारा खत्म हो जाए. देखो यहाँ पे सेम चीज बताई हुई है कि आपकी, कि many organic reactions are initiated by protonation and deprotonation, therefore pKa values are helpful in choosing the appropriate acid and the basic reagent. So for example, this is similar to acid equilibrium of bases. Since this is a base, इसने क्या किया, H plus किसको, A negative को दे दिया,
और OH में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, के इक्विलिब्रियम हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट। नाउ अगेन वाटर का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप इसको यहाँ ट्रांसफर कर लोगे। सो द इक्वेशन विल बिकम Kb, जैसे आपका Ka बना था, है ना। वाटर इज एक्टिंग एज बोथ सॉल्वेंट एंड द एसिड। सो वाटर का आपने कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लिया है, बेसिसिटी कांस्टेंट Kb था, वहां एसिडिटी कांस्टेंट Ka था। नाउ टू कांस्टेंट Ka एंड Kb आर रिलेटेड विथ ईच अदर, हाउ? सो दीज आर रिलेटेड विथ, देखते हैं कैसे। सो Ka की वैल्यू आपकी क्या आई थी, Ka की वैल्यू थी आपकी दिस, ठीक है, AH3OHA, AH3OHA, this was Ka and this was Kb. So you have to multiply both of these. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या क्या कट जाएगा, A से A कट गया, HA से HA कट गया। अब आपका क्या बचा, हाइड्रोनियम आयन बचा और OH आयन बचा। So multiplication of hydronium ion, that is H plus, and OH का multiplication, you get what, Kw. So Kw is a self ionization constant, है ना, and इसकी वैल्यू होती है 10 to the power minus 14. It is an important वैल्यू। ये आपको आ सकती है कि Kw क्या होता है, डिफाइन करो एग्जाम में। तो आपको Kw डिफाइन करने के लिए एक ऐसी रिएक्शन लेनी है जिसमें एसिड का Ka आप डिफाइन करोगे, एक ऐसी रिएक्शन लेनी है जिसमें आप बेस का करोगे, तो Ha कोई भी एक एसिड ले लेना। देन आप एक रिएक्शन लेना जिसमें आप बेसिक वाला एक्सप्लेन कर पाओ, और क्या करोगे, है ना, यहाँ OH रिलीज हो रहा है ना, तो ये ब्रॉन्स्टेड वाला कंसेप्ट ले रहे हैं इन लोग। सो आप अरीनियस वाला, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Kw आ गया आपका, Kw क्या हुआ, Ka मल्टीप्लिकेशन Kb, ठीक है। नाउ Ka इज द सेल्फ, Kw इज द सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, हेंस pKa plus pKb वैल्यू इज 14। pKa pK वैल्यू दोनों को ऐड करोगे तो आपका 14 आएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर वी नो दैट pKa of acid Ha and pKb of base A negative can be obtained by the above relation। एंड Kw आपका देखो 14 कैसे आता है, -14, ये आपको यहाँ बताता है, क्योंकि pH एट न्यूट्रल pH 7 होता है, तो उसका जब आप आयंस बनते हैं ना, तो pH के अकॉर्डिंग आपका 10 to the power 7, 10 to the power -7 को जब इक्वल नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, तो H प्लस बराबर से OH एट इक्विलिब्रियम, जितने H उतने ही OH, तो ये होता है pH 7 पे। सो आप जब 7 माइनस पावर्स को ऐड करते हो तो आपका आता है 10 to the power -14। ओके, सो दिस इज रिलेशन बिटवीन Kw, pKa pKb बराबर 14। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। आज अपन यहाँ तक पढ़ते हैं, कल अपन पढ़ेंगे इसके आगे का, और रात में अपन पढ़ेंगे फेज वो थर्मोडाइनमिक्स। समझ आया बच्चों, फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ओके। सो इसको एक बार रिवाइज करना है जाके, आपको क्या क्या रिवाइज करना है जो आज अपन ने पढ़ा है, ओके। Okay. Yes. So we are ending the class, okay? Thank you, first year.